So in this today's lecture we are going to learn the control structure statement. Okay, so here हमारा जो अपना जो टॉपिक चल रहा है कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट, इसके अंदर हमने देखा है यहाँ पे हमने देखा है इफ देखा है, इफ एल्स देखा है, ठीक है। हमने इफ देखा है, इफ एल्स देखा है, इफ एल्स लैडर देखा है, नेस्टेड इफ एल्स देखा है, स्विच भी देखा है हमने बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम, तो हमें सब पता चलेगा कि ये क्या है, किस तरीके से वर्क होता है और इसका यूज़ हमें कैसे करना है। तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या फिर एग्ज़ाम में। तो हम जो पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना चाहते, हम एक काबिल प्रोग्रामर बनने के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें डीप में ले रहे हैं। तो हियर टुडे इज द डेट 24 अगस्त 2024, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर है। अब आज का टॉपिक है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी, और इसी को कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। सो हेयर पहले मैं इसका ऑफिशियली लिख के देता हूँ। टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर is used to provide a way to conditional assignment of a variable, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का ये एक मतलब ये होता है कि हमें किसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू रखनी है, ठीक है, लेकिन हम वैल्यू कंडीशन के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे x से मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है मेरे पास, जैसे 10 है, 7 है, तो ये दोनों में से x के अंदर 10 रखूँ या 7 रखूँ, ये मुझे डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करना है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। मैं एक कंडीशन देना चाहूँगा और वो जो कंडीशन है उसके हिसाब से या तो 10 या फिर 7 दोनों में से एक वैल्यू मैं इस वेरिएबल को असाइन करूँगा। तो इस तरीके की जो भी ऑपरेशन करने होते हैं ये कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर के का यूज़ करके आपको C++ के अंदर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अभी चलो इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं हम इसका सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आता है कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू आप यहाँ पे देंगे वेरिएबल, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये आपकी कंडीशन जो होती है, कंडीशन ऑलवेज होती है, ये बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है इसको। दिस इज कॉल्ड एज अ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन हमने दिया है वो एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी ट्रू और फॉल्स में होगी, ट्रू और फॉल्स, जिसको कहा जाता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू होता है एक्सप्रेशन तो ये आपका एक्सप्रेशन 1 होगा इन केस ऑफ ट्रू, और कंडीशन अगर यहाँ पे फॉल्स होती है तो आपका ये एक्सप्रेशन रन होगा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन रन होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो ये इसका सिंटैक्स है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि कोई एक नंबर है, अगर वो इवन नंबर है तो मुझे वेरिएबल के अंदर इवन रखना है, अगर वो नंबर ऑड है तो वेरिएबल के अंदर ऑड नाम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग
स्ट्रिंग डेटा एक नाम का वेरिएबल मैं रखूँगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू, अब मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे जैसे कि इंटीजर x या फिर नम वेरिएबल है नम, इसके अंदर मैं लिखूँगा 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये 3 इवन है या ऑड नंबर ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा पहले कंडीशन, ये जो नम है नम को मॉड 2 से करूँगा, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो मैं डेटा के अंदर क्या रखूँगा, यहाँ पे इवन नंबर, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अगर नहीं है कंडीशन फॉल्स है तो कुलन मैं यहाँ पे ऑड नंबर सेमीकोलन। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क होता है हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट प्रिंट करूँगा मैं डेटा, और फाइनली मैं फ्लश करूँगा एंडल से आउटपुट स्ट्रीम को। तो अभी यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क होता है पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन का कोड है। तो लाइन नंबर पहले एग्जीक्यूट होगा, नम के अंदर 3 चला जाएगा, उसके बाद स्ट्रिंग डेटा है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल के अंदर डेटा जाने से पहले ये कैलकुलेशन होगा, और नम के अंदर कितना है 3 मॉड 2, 3 को अगर 2 से मॉड करे तो रिमाइंडर 1 आता है, इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, इसका आंसर 1 आया है, 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ चुका है, फॉल्स आ चुका है, इसका रिजल्ट फॉल्स। और जैसे भी ये फॉल्स आएगा तो ये क्या रन करेगा, ये रन करेगा, अगर ट्रू आता है तो ये रन करता है, लेकिन फॉल्स आया तो क्या है, ऑड नंबर का एक्सप्रेशन रन हुआ, और जैसे भी एक्सप्रेशन रन हुआ ये कहाँ पे चला गया, इसके अंदर चला गया। अब डेटा के अंदर जब लाइन नंबर 3 पे हमने प्रिंट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ चुका है हमारा, ऑड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी कंडीशनल असाइनमेंट आपको करनी होती है, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर बेस्ड ऑन द कंडीशन कुछ वैल्यू आपको असाइन करनी है, तो आप यहाँ पे टर्नरी या फिर कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 कोड है हमारे अलग अलग, इवन नंबर और ऑड नंबर, दोनों में से हमें एक ही रन करना है, तो हम हमारे जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड। समझ में आया, यस और नो? प्लीज गिव मी द फीडबैक क्विक। यस सर। तो इतना टाइम क्यों लगाते हो यार, मैं जब पूछता तो बोलना है। ओके, तो अभी मैं आपको पूछूंगा नहीं समझ में आया या नहीं आया, डायरेक्टली पूछ, मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आया तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क मी, सर मुझे नहीं समझा है। ओके, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ समझा, नो बडी इज गिविंग अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप कंपैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे इसकी। टाइप कंपैटिबिलिटी, अब टाइप कंपैटिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो वो दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक रन होने वाला है, इतना तो फिक्स है। फिर वो किसी वेरिएबल के अंदर हम उसको असाइन करने वाले हैं। ओके, तो दोनों भी एक्सप्रेशन का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आएगा, बोथ एक्सप्रेशन should return value of the same type। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और that can be implicitly converted to कॉमन टाइप। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं और इसके अंदर, जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन 1, और ये है एक्सप्रेशन 2।
ओके, तो दोनों एक्सप्रेशन 2 है यहाँ पे। तो जो भी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले, दोनों एक्सप्रेशन सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब सेम टाइप का डेटा उसने रिटर्न करना चाहिए, या फिर ऐसे डेटा रिटर्न करना चाहिए जो सी प्लस प्लस उसको इंटरनली उसके दोनों को एक कॉमन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लिखूँगा यहाँ पे, जैसे कि मेरा जो 5 है, 5 mod 2 इज इक्वल टू अगर 0 है, इवन नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इवन नंबर और यहाँ पे रिटर्न करूँगा 40। ठीक है, तो इन दिस केस इट विल गिव द एरर, क्योंकि मैं यहाँ पे ये किसके अंदर रखना चाह रहा हूँ, इंटीजर x के अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसके अंदर मैं ये 40 ये इंटीजर डेटा टाइप है, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे बोथ एक्सप्रेशन आर नॉट कंपैटिबल। ठीक है, तो मतलब सेम टाइप के नहीं है, तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ये है कि आप इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करने का एक्सप्रेशन दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीजर x इज इक्वल टू, मेरे पास नंबर है 10 mod 2 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 10.30, यहाँ पे डबल, और यहाँ पे कुलन 40। ठीक है, तो ये एक वैलिड एग्जांपल है, मतलब 40 जो है 40 का डेटा टाइप है इंट, और ये 10.30 का डेटा टाइप है डबल। तो इस केस में क्या हो रहा है, डबल और इंट अगर ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होते हैं कॉमनली डबल के अंदर हो सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पे होने वाला जो भी डेटा टाइप है जो एक्सप्रेशन रिटर्न करेंगे, तो ये आपको अलाउ है। ठीक है, तो फाइनली जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ, मान लो 11, तो 11 mod 2 इक्वल टू 0 ये ऑड आएगा, और यहाँ पे ये 40 रन होगा, लेकिन वो इम्प्लिसिटली क्या करेगा, 40 को डबल के अंदर x के अंदर रखेगा, लेकिन x इक्वल टू 40.0 इस तरीके से इसको डबल में कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको वैलिड है। ठीक है, वैलिड इसलिए है कि जो भी दो डेटा टाइप है अलग अलग एक्सप्रेशन के, वो डेटा टाइप कंपैटिबल होना चाहिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन के लिए, तभी अलाउड है। लेकिन अगर ये नॉन कंपैटिबल है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग और इंट, ये कहीं पर भी इम्प्लिसिट कंपैटिबल नहीं है, तो इस टाइम ये होगा आपका एरर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि सेम चीज़ जो बाहर है वही ऑपरेटर उसके अंदर है, उसी को हम नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो हियर यू कैन नेस्ट ternary operators, but it can make the code hard to read, but it can make the code hard to read। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर भी लिख सकते हो, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि कोड थोड़ा सा हार्ड बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हम इसको भी सीख लेंगे। तो अभी इसका सिंटैक्स देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे तो सिंटैक्स में आपको यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन 1 एक्सप्रेशन 1, सॉरी कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर भी यहाँ पे आएगा टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2, और यहाँ पे क्वेश्चन जब कंडीशन फॉल्स है आउटर की, तो यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन। ठीक है,
तो ये नेस्टेड है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे सेकंड टर्नरी ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे ट्रू कंडीशन है तो सेकंड टर्नरी ऑपरेटर रन होगा, और ये कंडीशन ट्रू है तो इसका ये एक्सप्रेशन रन होगा। तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो, और कंडीशन इसकी फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन यहाँ पर अगर फॉल्स है तो ये दूसरा एक्सप्रेशन रन होगा, ठीक है। ये पहला केस। दूसरा केस है अगर कंडीशन ही यहाँ पे फॉल्स है तो ये यहाँ पे जाएगा, सेकंड इसमें जाएगा यहाँ पे, अगर कंडीशन फॉल्स है। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा फिर से, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 रन होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 रन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बनता है, एक के अंदर एक आप क्या कर सकते हो, उसको नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। और एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, मान लो कि हमें पहले क्या करना है कि कोई भी नंबर इवन या ऑड चेक करना है, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो हम उसका स्क्वायर बनाएंगे, और इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर बनाएंगे, और उसका स्क्वायर इवन है तो मैसेज दे देंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि पहले हमें इंटीजर एक नम लेना है, यहाँ पे नम ले लेगा 4, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है हमें, तो थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे नम इंटीजर नम इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग x इज इक्वल टू, अब पहली कंडीशन दे देंगे हम यहाँ पे। पहली कंडीशन हमें देनी है, फर्स्ट कंडीशन चेक इज इवन और ऑड नंबर, चेक इफ इवन और ऑड, ये पहली कंडीशन, ठीक है। अगर इवन होगा तो फिर से सेकंड कंडीशन हमें देनी है कि उसका स्क्वायर जो है वो इवन है या नहीं है, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन हम देखेंगे कि ये जो नम है, ये नम mod 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर नंबर इवन है तो हम उसका स्क्वायर इवन है क्या चेक करेंगे। तो इसके अंदर सेकंड कंडीशन आएगी, तो जैसे मैं इसको ऐसा ब्रैकेट देता हूँ पहले, सेकंड कंडीशन इसके अंदर आएगी नम इंटू नम, हम उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, और mod 2 इक्वल टू 0 है क्या, मतलब उसका स्क्वायर जो है वो 0 है क्या, यहाँ पे चेक करेंगे। उसके अंदर फिर टर्नरी ऑपरेटर, अगर है तो यहाँ पे इवन प्रिंट करेंगे, कुल नहीं है तो ऑड प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला। अब यहाँ पे हमें उसके बाद इसके बाद देना है कुलन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे कि उसका स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके उसको या फिर उसको हम उसका क्यूब इवन है क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुलन, और यहाँ पे फिर से कंडीशन आएगी नम इंटू नम उसका क्यूब mod 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन प्रिंट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करेंगे, स्क्वायर इवन क्यूब प्रिंट करेंगे, और नहीं है तो ऑड क्यूब, सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेस्टेड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रन होता है अभी यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे ये है, फाइनली हम सी आउट करेंगे और प्रिंट करेंगे x को, और फाइनली एंड एल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, और यहाँ पे लाइन नंबर 3 है, ठीक है। 3 लाइन का कोड है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन नंबर रन हो चुकी, फिर लाइन नंबर 2 में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक होगा पहले कि नम mod 2, नम के अंदर कितना है, नम के अंदर है 10 mod 2, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका रिमाइंडर 0 आया है, तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या आया है, ट्रू। तो जैसे भी ये ट्रू आएगा तो ये इसका जो क्वेश्चन मार्क है ये ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक के अंदर फिर से उसको कंडीशन मिला है, तो कंडीशन है नम इंटू नम, मतलब नम का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, नम का स्क्वायर कितना है, 10 इंटू 10 100। अब 100 mod 2 इक्वल टू 0 है, यस,
तो इसका आंसर 0 आया है, 0 इक्वल टू 0 है, यस, इसका भी आंसर ट्रू आया है। अब ये जैसे भी ट्रू आएगा तो ये उसका ये एक्सप्रेशन वाला ब्लॉक रन करेगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, ये E1 आएगा, और ये E1 कहाँ पे चला जाएगा, x के अंदर, और फिर लाइन नंबर, फिर इसके बाद ये बाहर निकलेगा, और लाइन नंबर 3 पे सी आउट में हमने x प्रिंट किया है, तो आपको आउटपुट मिलेगा E1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक के अंदर एक आप नेस्टेड यूज कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक के अंदर एक यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि यू कैन यूज वन इनटू अनदर। ओके, सो नाउ यहाँ पे तो इसके बाद का पॉइंट है ओके, अभी हम देखेंगे एल वैल्यू यानी आर वैल्यू। एल वैल्यू यानी आर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे द टर्नरी ऑपरेटर कैन रिटर्न, टर्नरी ऑपरेटर can return both L value and R value। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर एल वैल्यू में लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से ये वर्क होता है। एग्जांपल, जैसे मेरे पास दो वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर x है, x इक्वल टू मैं 10 लिखता हूँ, और y है, y इक्वल टू 20 लिखता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, x और y के अंदर वैल्यू असाइन करनी है। ओके, तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर लिख सकते हैं। अगर x ग्रेटर देन y है, ये मेरा कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हम x को वैल्यू असाइन करेंगे, नहीं तो y को वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल टू हम यहाँ पे 40 दे देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो सी आउट, और सी आउट के अंदर हम प्रिंट करेंगे x एंड y, उसके बाद एंड l। ठीक है, अब ये लाइन, ये 3 लाइन का कोड है, यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, और लाइन नंबर 3 है। दीज आर द 3 लाइन ऑफ कोड। सो अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले ये रन होगा कंडीशन, x ग्रेटर देन y है क्या, x की वैल्यू कितना है 10, तो इसकी वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितना है 20। 10 ग्रेटर देन 20 है क्या, नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, मतलब यहाँ पे y होगा, तो इसका आंसर क्या आया यहाँ पे y। और इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा है 40, तो 40 किसके अंदर चला गया, y के अंदर, तो y की वैल्यू पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 40 हो चुकी है y की वैल्यू, तो आउटपुट यहाँ पे 40 है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल के अंदर कंडीशनली डेटा असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हियर x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x कोलन y। ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल था, जैसे कि num mod 2 इज इक्वल टू अगर 0 है, तो यहाँ पे स्क्वेयर num इंटू num mod 2 अगर इज इक्वल टू 0 है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। ठीक है,
ठीक है, अभी हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। इन C++, go to statement is a control flow statement. Control flow statement that allows you to jump to another part of a program. Another part of a program within the same function. ओके, सो गो टू स्टेटमेंट एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको आपका जो प्रोग्राम है उसके एक प्रोग्राम से आप जंप करके किसी दूसरे प्रोग्राम के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जंपिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप एक प्रोग्राम से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम के ऊपर जंप कर सकते हो। मतलब एक प्रोग्राम से डायरेक्ट आप कंट्रोल दूसरे प्रोग्राम के ऊपर ले सकते हो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज ए गो टू स्टेटमेंट। ओके, तो नोट यहाँ पे नोट ये है, इट इज नॉट एडवाइजेबल to use go to statement if there is alternative available। ठीक है, तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट है, आपको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अगर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, आपको वहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपकी फंक्शनलिटी उस तरह की है, अगर ऑप्शन अगर है तो यहाँ पे उसको अवॉइड कीजिए, इसको यूज़ मत कीजिए। ठीक है, लेकिन ये एक लो लेवल फंक्शनलिटी है, तो इसका भी स्टिल कहीं ना कहीं यूज़ है, कुछ सिनारियो में कुछ सिचुएशन में इसका यूज़ होता है। लेकिन अगर इसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे अगर अल्टरनेटिव है तो इसको यूज़ मत कीजिए, ऐसा एडवाइजेबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो चलो अब इसका हम सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे है गो टू, ये कीवर्ड है गो टू, और यहाँ पे ये लेबल है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिखते वक्त गो और टू के बीच में स्पेस लिखा है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके, गो टू, और यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, गो टू। ठीक है, तो इसके अंदर एक गो टू ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लेबल है जहाँ हमें जंप करना है, और यहाँ पे जो भी आपका बॉडी है, कोड है, अदर कोड, और यहाँ पे लेबल है कि जहाँ पर हमें जंप करना है। ओके, सो हियर इसके बाद कोड टू एग्जीक्यूट आफ्टर जंप। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। अब ये वर्क कैसे होता है, जैसे भी यहाँ पे लाइन नंबर ये 1 है हमारी, और ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, तो जैसे भी हमारा कोड यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे भी गो टू लेबल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लेबल जो है वो जहाँ पर ये लेबल है वहाँ पे जाएगा, और इस लेबल के नीचे फिर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और इसके बीच में जो भी कोड है इसको स्किप करेगा। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है किसी दूसरे कोड के ऊपर, और वहाँ से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, और बीच में का कोड स्किप कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज्म है इसी को गो टू स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हियर अभी हम इसका एग्जांपल लिखेंगे।
ओके, तो चलो अभी इसका एग्जांपल ले लेंगे हम। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, जैसे इंटीजर एक नंबर है, ठीक है 40। अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को मुझे अगर इवन है तो जंप करना है, ठीक है। तो मैं इसको चेक करूँगा, इफ ये जो मेरा नंबर है mod 2 करना है इसको, और 0 अगर ये नंबर इवन है तो मैं यहाँ पे गो टू करूँगा, और मेरा लेबल यहाँ पे है कि जैसे कि इवन मैसेज, ये मेरा लेबल है, ठीक है, सेमीकोलन। ओके, इस तरीके से। और इवन नहीं है एल्स, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सी आउट ऑड नंबर, एंड एल, ठीक है। इस तरह का हमने प्रोग्राम बनाया। अब यहाँ पे ये जो गो टू, ये जो है इवन नंबर, ये है लेबल, इसी को कहा जाता है लेबल कहा जाता है, जिस पे ऊपर हम जंप करने वाले। तो यहाँ पे हम लेबल बना के रखेंगे, यहाँ पे इवन, और यहाँ पे कुलन देना है, और ये लेबल हमने बनाया है। अब इसके आगे जो स्टेटमेंट है, हम उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सी आउट इवन नंबर, एंड एल। ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम है सिंपली। अभी चलो रन कैसे होता है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8। तो ये हमारा 8 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइन नंबर 1 रन हुआ। अब लाइन नंबर 2 पे क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, नम mod 2 इक्वल टू 0 है, नम के अंदर 40 mod 2 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 40 इक्वल टू 0 0, ये कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब इवन नंबर है। जैसे भी ट्रू हो गया, ये इफ के बॉडी में आ चुका है। अब यहाँ पे उसको क्या मिला, गो टू इवन नंबर, गो टू कहाँ पे गया, ये मैसेज, इवन मैसेज। तो ये लेबल कहाँ पे है हमारा इवन मैसेज, डायरेक्ट इसने जंप किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में की सारी चीज़ें छोड़ दी, डायरेक्टली जंप किया यहाँ पे, और उसके इसके नीचे जो है वो एग्जीक्यूट करने लगा। तो इसके नीचे क्या मिला उसको, इवन नंबर। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, इवन नंबर, ठीक है। इस तरह से इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम इसकी दूसरी केस देखते हैं। यहाँ पे मान लो कि मेरे पास 11 mod 2 इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो 11 को 2 से मॉड करने के बाद 1 आता है, 1 इक्वल टू 1 है, नहीं है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 नहीं है, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आता है, ये एल्स में चला गया। अब एल्स में चला जाने के बाद इसने क्या प्रिंट किया यहाँ पे, ऑड नंबर, ठीक है। तो इसका ये सेकंड का उत्तर है ऑड नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर नीचे आया। अब नीचे उसको लेबल मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे की लाइन में एज इट इज एग्जीक्यूट करेगा। तो सी आउट इवन नंबर, तो यहाँ पे आउटपुट इवन नंबर फिर से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका गो टू स्टेटमेंट वर्क होता है। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, जंप करेगा गो टू स्टेटमेंट। तो जैसे कि नम mod 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, और गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे, ये हमारा डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सारे जो है यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर में जितने भी आते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच देखा है, टर्नरी ऑपरेटर, और यहाँ पे गो टू भी देखा है हमने, ठीक है। तो ये हमारा अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग कहा जाता है, ये अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग।
ओके, तो ये अभी क्या हुआ है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के बारे में। लूपिंग, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द लूपिंग। व्हाट इज द लूपिंग? In a C++, looping is a fundamental concept looping is a fundamental concept that allow you to execute block of code multiple time based on a condition। अब लूपिंग का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास कोई एक कोड है, आपको उसी कोड को बार बार रन करना है। ओके, लेकिन कब तक करना है? जब तक कोई कंडीशन आपने दी है, एक लिमिट दिया है, जब तक वो लिमिट क्रॉस नहीं होता तब तक आप उसको एक ही कोड को बार बार रन करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज्म है ये लूपिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है थ्रू C++। ठीक है, सो हियर C++ support different type of looping statement। Types of loop, different types of loops, we each with different use case, different use cases and syntax। ठीक है, तो C++ आपको अलग अलग लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका कि सिंटैक्स अलग हो सकता है, अलग है, और उसका यूज केस मतलब अलग अलग केस में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लूप इन C++। loops C++। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला है फॉर लूप। ओके, इसके बाद है नंबर दूसरा लूप है व्हाइल लूप। और नंबर थर्ड है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये है लूप के टाइप्स। और इसके बाद है कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ लूप, तो हम बाद में ये भी देखेंगे इसको। कंट्रोल स्टेटमेंट विद इन अ लूप। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से है? नंबर 1 है ब्रेक स्टेटमेंट, एंड नंबर 2 है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। उसके बाद है नंबर 3 थर्ड है रिटर्न स्टेटमेंट। और इसके C++ का जो नया वर्जन आया है उसके अंदर आया है रेंज बेस्ड लूप।
रेंज बेस्ड फॉर लूप। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, नया फीचर है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम इस लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे लूपिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है, it is a looping statement that provides you to execute block of code again and again until specified condition satisfy। ठीक है, तो ये एक लूप है। ये जो लूप है फॉर लूप, यहाँ पे इसका पर्पज ये है कि आपको कोई कोड अलग अगेन एंड अगेन बार बार रन करना है किसी एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई, तब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी ये लूप आप यूज ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, सो हियर फॉर लूप यूज्ड where already knows how many time code should be execute और लूप। तो फॉर लूप का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि मुझे कितनी बार इस कोड को रिपीटेड एग्जीक्यूट करना है या फिर इसको लूप को चलाना है। ठीक है, तो लूप का मतलब यहाँ होता है कि साइकिल होता है, यहाँ पे लूप मतलब साइकिल। ठीक है, तो ये साइकिल घूमता रहेगा आगेन एंड अगेन जब तक कोई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है तब तक। अगर कंडीशन ब्रेक हो गई फिर बाद में लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे एक कोड को 5 बार रन करना है, तो आप लूप लगा के उसको कर सकते हो। तो इस टाइप के केस में आप फॉर लूप का मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, तो अभी चलो इस लूप का हमें सिंटैक्स देखेंगे, इसका किस तरीके से सिंटैक्स है लूप का। ओके, अब ये जो लूप है इसका सिंटैक्स है फॉर, और यहाँ पे आएगा इनिशियलाइजेशन सेक्शन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन, bracket open, and this is called as a body of a loop। बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, तो ये इट एग्जीक्यूट इन ईच इटरेशन, जितनी टाइम लूप चलेगा हर एक टाइम पे ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये लूप है। अब यहाँ पे 3 सेक्शन है। ओके, ये सेक्शन 1 है, यहाँ पे ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 3 है। तो फॉर लूप के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेयर में लिखेंगे वेयर, फर्स्ट सेक्शन है इनिशियलाइजेशन। This part initialize one or more loop control variable। तो आपके लूप यूज़ करने के लिए आपको कुछ वेरिएबल यूज़ करने पड़ते हैं लूप के अंदर, उसी को लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इनिशियलाइजेशन पार्ट, इसका मेन पर्पज जो ये होता है कि लूप के अंदर आप जो भी वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए ये इनिशियलाइज सेक्शन दिया गया है। ठीक है,
it is executed only once at the start of the loop। ठीक है, तो जैसे भी लूप यहाँ पे स्टार्ट होता है तो ये एक ही बार ये सेक्शन रन होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से क्या है ये। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा कंडीशन, कंडीशन सेक्शन, कंडीशन पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, कंडीशन जो है ये, दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, this is a boolean expression that evaluated before each iteration ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कंडीशन देते हो। कंडीशन एक एक्सप्रेशन होता है जो कि आपको बुलियन वैल्यू देता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स के अंदर। तो जितनी बार लूप घूमेगा उतनी बार वो उसकी वैल्यू चेक की जाएगी कि वेदर ये लूप ट्रू है या फॉल्स। जब तक ट्रू है तब तक लूप घूमेगा, जब तक फॉल्स है लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप बॉडी एग्जीक्यूट। तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर इफ फॉल्स द लूप टर्मिनेट। अगर यहाँ पे लूप कंडीशन जो है उसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो लूप क्या होता है, वो टर्मिनेट होता है। ठीक है, नाउ थर्ड सेक्शन है, यहाँ पे थर्ड सेक्शन है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन। ठीक है, सो नाउ this update the loop control variable after each iteration। ओके तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मेन पर्पज़ ये है कि जो भी लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसको अपडेट करता है ईच इटरेशन में, मतलब जितनी बार लूप घूमेगा उतनी बार। ठीक है, तो अभी थ्योरेटिकल मैंने आपको ये लिख के दिया है, यही नोट्स है आपके, और एग्ज़ाम में भी आप यही लिख सकते हो। आपको यही लिखना है, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंट 1 to 5 नंबर, मुझे 1 से लेके 5 नंबर प्रिंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, तो यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, लूप लगाएंगे, यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर पहला सेक्शन है हमारा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x लेस दैन इक्वल टू 5 एंड x प्लस प्लस, ये हम लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। और सी आउट, और यहाँ पे x को प्रिंट करेंगे, उसके बाद करेंगे एंड एल, लाइन को क्लोज। ठीक है, तो ये अभी क्या हुआ है, हमारा कोड हमने लिखा है, लूप लिखा है इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से रन होता है हैंड रेड करेंगे। तो ये है आपका लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, और ये है आपका लाइन नंबर 3। ठीक है, तो अभी इसको हमें रन करना है। तो लाइन नंबर 1 जब होता है तो ये जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ इनिशियलाइजेशन सेक्शन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशन, और ये जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, ये 3 सेक्शन।
अभी ये जो सेक्शन है, जैसे भी लूप स्टार्ट होता है तो इनिशियलाइजेशन सेक्शन एक ही बार रन होता है। तो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आया, x की वैल्यू यहाँ पे अब लिखेंगे हम, x इक्वल टू कितना है 1 हो गया। फिर यहाँ से जंप किया उसने कंडीशन के ऊपर, तो यहाँ पे फर्स्ट ये, अब ये सेकंड यहाँ पे आया कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब कंडीशन उसने चेक किया कि x लेस देन 5 है क्या, x के अंदर कितना है 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। तो इसका आंसर क्या आया है, ट्रू आया, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, लूप के बॉडी में चला गया, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो। और बॉडी में उसने सी आउट में क्या प्रिंट किया, x प्रिंट किया। तो x की करंट वैल्यू कितनी है 1, तो हमें आउटपुट में यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो आउटपुट में यहाँ पे हमें 1 मिला है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे आया और फिर यहाँ से चला गया कहाँ पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, यहाँ पे। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में x प्लस प्लस से मतलब x की वैल्यू x से बढ़ गई। अब x की वैल्यू 1 थी, अब x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब x की वैल्यू 2 हो गई, फिर ये कंडीशन फिर से चेक करेगा कि x लेस देन इक्वल टू 5 है क्या। तो x की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। आंसर क्या है इसका, ट्रू आ चुका है। अब ये जैसे भी ट्रू आएगा तो डायरेक्टली फिर से ये क्या करेगा, फिर से बॉडी के अंदर चला जाएगा इसके अंदर, और फिर उसको क्या मिला है, ये स्टेटमेंट मिला है। तो इसको अभी रन करेगा, उसने प्रिंट x किया है, तो x की करंट वैल्यू कितनी है 2 है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट में 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा और यहाँ से फिर से डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के यहाँ पे पहुँच जाएगा यहाँ पे। अब x को 1 से और बढ़ाएगा। अब x की वैल्यू पहले 2 थी, तो अभी कितना हुआ, x प्लस प्लस 3 हो चुका है। अब जैसे भी x की वैल्यू 3 हो चुकी है अभी यहाँ पे, तो ये अभी क्या करेगा, फिर से जंप करेगा कंडीशन चेक के लिए, चेक करने के लिए कि अभी x लेस देन 5 है क्या। अब x की वैल्यू कितना है, करंट 3 है, यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू है हमारी। तो इसका मतलब इसका आउटपुट ट्रू आया। अब ये जैसे भी ट्रू आया है, फिर से ये बॉडी में चला गया यहाँ पे, और बॉडी में उसको क्या मिला, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट x किया है, तो x की करंट वैल्यू कितनी है अभी 3 है, यहाँ पे आउटपुट आ गया 3, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये यहाँ पे आ चुका, और यहाँ से फिर कहाँ पे चला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर। अब x को और x प्लस प्लस मतलब x को x से बढ़ाया, x की वैल्यू कितना आया, 4 आया यहाँ पे। अब नाउ यहाँ पे आने के बाद फिर से इसने क्या किया, कंडीशन चेक किया। अब x की वैल्यू कितना है 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है। तो यहाँ पे आ चुका है ट्रू। जैसे भी ट्रू आता है इसका मतलब ये जंप करेगा लूप के अंदर, और फिर उसने प्रिंट किया है सेम सी आउट x। x की करंट वैल्यू कितनी अभी 4 है, तो यहाँ पे 4 आउटपुट आ चुका है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जंप किया, और फिर जाके यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जंप किया उसने, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 से बढ़ चुकी है, अब कितनी है x की वैल्यू 5 हो चुकी है ना। फिर जैसे भी x की वैल्यू 5 हो चुकी है, अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब बोलेगा कि फिर से चेक करते हैं x लेस देन 5 है क्या, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है ये। तो अभी यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे भी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ये डायरेक्टली इसने क्या किया, जंप किया लूप के अंदर, ठीक है। तो लूप के अंदर जंप करने के बाद प्रिंट किया सी आउट x। तो अब x की करंट वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे आपको मिल गया 5 नाउ। अब उसके बाद ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद फिर से इसने इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे फिर से। अब x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6। अब x की वैल्यू 6 हो चुकी है, फिर से अभी ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे आके कि x लेस देन इक्वल टू 5 या नहीं है। अब x की वैल्यू 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 6 5 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इसका आंसर आया है फॉल्स। तो जैसे भी फॉल्स आता है कि डायरेक्ट लूप टर्मिनेट होता है, मतलब यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ चुका, और यहाँ की जो भी लाइन है अगर है तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और फाइनली हमारा आउटपुट क्या आ चुका है, दिस इज आवर आउटपुट। 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लूप इस तरीके से आपका काम करता है फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर आप पहले इनिशियलाइजेशन
देते हो, फिर कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन जो है यहाँ पे वो सिर्फ एक ही बार रन होता है, फिर उसके बाद कंडीशन और इंक्रीमेंट सेक्शन ही यहाँ पे रन होते हैं। तो ये सेकंड और ये थर्ड टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका फॉर लूप वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे लूप के अंदर एम्प्टी कंपोनेंट। ठीक है, अब एम्प्टी कंपोनेंट का मीनिंग ये होता है, एनी ऑफ थ्री कंपोनेंट इन अ फॉर लूप any of three component, for example initialization, condition and increment decrement, can be omitted can be although the semicolon must remain। ठीक है, तो हमारे लूप के अंदर तीन सेक्शन होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन। तो इसमें से आप तीन में से किसी को भी स्किप कर सकते हो या फिर सबको भी स्किप कर सकते हो, सिर्फ सेमीकोलन भी रख सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ओमिट करेंगे यहाँ पे ओमिटिंग इनिशियलाइजेशन। तो जो भी हमारा लूप है उसका इनिशियलाइजेशन हम ओमिट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे फॉर, और हमने यहाँ पे लिखा था पहले जैसे कि इंटीजर x इज इक्वल टू 1 और x लेस दैन इक्वल टू 5, लूप 5 टर्म फिरेगा और हर बार इसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, और सी आउट और x को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे एंड एल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन सेक्शन। ठीक है, ये एक ही बार रन होता है, हम इसको ओमिट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो है उस यहाँ पे डिक्लेयर करने की वजह इसके बाहर इंटीजर x इक्वल टू 1 दे सकते हैं, और इस सेक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सेमीकोलन देखिए छोड़ना है। यहाँ पे ये ब्लैक स्पेस सेक्शन है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं ओमिटिंग। तो हमने ओमिट किया है, मतलब इसको हटा दिया है इनिशियलाइजेशन को, और यहाँ पे ब्लैंक रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से भी करोगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे सेम आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 तक लूप घूमेगा आपका ये। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ओमिटिंग इनिशियलाइजेशन सेक्शन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन को ओमिट करेंगे, यहाँ पे ओमिटिंग कंडीशन। सेकंड, ओमिटिंग कंडीशन। तो जैसे हम कंडीशन सेक्शन को भी ओमिट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ओमिटिंग द कंडीशन create an infinite loop unless a break statement is used inside। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप कंडीशन का सेक्शन अगर ओमिट करोगे तो आपका लूप इनफाइनाइट चला जाएगा, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा लूप कंडीशन के ऊपर ही रुकता है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो बार बार एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है। लेकिन आप कंडीशन को ही ओमिट करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा अलग सा मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से। तो जैसे कि हमारा ये लूप है, हम ओमिट करेंगे फॉर
तो यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, और हमें यहाँ पे लूप जो है यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन देते थे, जैसे x लेस दैन इक्वल टू 5, मुझे 5 तक लूप घुमाना है, हर वक्त x प्लस प्लस मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और सी आउट हर बार x प्रिंट करूँगा और बाद में फ्लश कर दूँगा एंडल से। तो ये मेरा कोड है। तो अभी यहाँ पे हमें ओमिट करना है कंडीशन, तो इसका मतलब इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशन ओमिट। कंडीशन ओमिटेड, ठीक है। तो हमने कंडीशन को क्या किया है, ओमिट किया है यहाँ पे। अब कंडीशन नहीं दिया तो इसका मतलब अभी ये लूप इनफाइनाइट घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं इसको स्टॉप करने के लिए। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। इफ कंडीशन यहाँ पे देना होगा, इफ अगर x इज इक्वल टू 5, अगर x 5 तक चलता है तो यहाँ पे आपको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं चलता है तो सी आउट और x की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे और फाइनल में एंडल दे देंगे इसको। तो इस तरीके का मैकेनिज्म हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन अगर नहीं दिए तो अब ये रन कैसे होगा। लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है और ये लाइन नंबर 4 है। ओके, ये 4 लाइन नंबर है। अभी सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू कितना है, अभी 1 है। फिर यहाँ पे कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, बॉडी में आ जाएगा। अब चेक करेगा यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, तो नहीं 5 की वजह हम 3 ले लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं करना है काम। तो यहाँ पे अंदर आएगा, चेक करेगा x इक्वल टू 3 है, नहीं x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये रन नहीं होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल लिखता हूँ, यहाँ पे ओपन ब्रेक क्लोज और उसके बाहर सी आउट x एंडल, ठीक है। तो अभी इफ कंडीशन तो नहीं हुई है सेटिस्फाई। अब नीचे आएगा, ये x प्रिंट करेगा, x की वैल्यू कितना है, फिलहाल 1 है, आ गई। उसके बाद लूप यहाँ से आएगा, यहाँ पे चला गया, x 2 हो गया, अभी x इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे कंडीशन तो है नहीं, डायरेक्टली ये अंदर चला गया यहाँ पे, और डायरेक्टली अंदर चला जाने के बाद इसको इफ की कंडीशन चेक है, x इक्वल टू 3 है, नहीं है, x इक्वल टू 2 है, मतलब ये फॉल्स है, इफ के अंदर नहीं चला गया, सी आउट के पास आया और सी आउट में x को प्रिंट किया, मतलब इसकी वैल्यू 2 है। उसके बाद डायरेक्टली फिर से लूप घुमा, यहाँ पे x प्लस प्लस x की वैल्यू कितना है, 3 हो चुके हैं अभी, और जैसे भी 3 हो चुके हैं फिर ये कंडीशन पे आया, लेकिन कंडीशन तो है ही नहीं है, तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, बॉडी में चला जाएगा यहाँ से। अब बॉडी में इसको इफ मिला है, इफ की कंडीशन चेक करेगा, x इक्वल टू 3 है, डायरेक्ट ट्रू होगा। यहाँ पे ब्रेक मिला उसको, जैसे ब्रेक मिला ब्रेक लूप के बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और आउटपुट आपका कितना आएगा, डायरेक्टली 1 और 2 आउटपुट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली लूप आपका बाहर चला जाएगा। तो अगर आप कंडीशन नहीं यूज़ करते हो तो आपको फिर इस तरीके की मैकेनिज्म यूज़ करके लूप को ब्रेक करना पड़ता है, नहीं तो ये लूप आपका इनफाइनाइट, मतलब बार बार कोड इतनी बार रन होगा कि वो रुकेगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन जो है आपका उसको ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ओमिटिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन को भी ओमिट कर सकते हैं आप थोड़े। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी आप ओमिट कर सकते हो, उस सेक्शन को भी, ठीक है। हियर जैसे एग्जांपल लिखेंगे हम, जैसे फॉर प्रीवियस एग्जांपल लिखेंगे, इंटीजर x इक्वल टू 1 और x लेस दैन इक्वल टू 3 यानी x प्लस प्लस, ये हमारा वेरिएबल। अब इसके अंदर जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं इसी को कहा जाता है लूप कंट्रोल वेरिएबल। अभी x क्या है, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है, क्योंकि यही वेरिएबल लूप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपको पता होना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट x और यहाँ पे एंडल। अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है, अभी हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन को ओमिट करना है, मतलब इसको हम ओमिट कर देंगे। तो इसके अंदर ब्लैंक लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमिटेड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, ओमिट किया है। तो अभी यहाँ पे
अब ये लूप जो है ये लूप इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई और वो वैल्यू बाद में बढ़ेगी नहीं, तो वो हमेशा ये कंडीशन x लेस दैन 3 रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो कि लूप के अंदर x प्लस प्लस कर सकते हो यहाँ पे। तो लूप के अंदर x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हो आप। लूप के जो फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन सेक्शन ओमिट करके इसके अंदर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे रिकवर ओमिटेड सेक्शन, ओमिटेड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो ओमिट किया है उसको रिकवर कर सकते हो। तो आपका लूप अभी जैसे था वैसे चलेगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर ओमिट ऑल सेक्शन भी ओमिट कर सकते हो, सारे सेक्शन लूप के अंदर। तो यहाँ पे 4th नंबर है ओमिटिंग ऑल कंपोनेंट इन अ फॉर लूप। अब आप ऐसा एक लूप बना सकते हो इनफाइनाइटली, जैसे हैकर बनाते हैं या फिर वायरस जो होते हैं उसके अंदर ऐसा एक इनफाइनाइट लूप होता है वायरस के अंदर। वो प्रोग्राम इस तरीके से कंटिन्यू रन होता है लूप और आपका सिस्टम हैंग होता है, कुछ काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, ओके। तो जैसे कि हमारा लूप है यहाँ पे फॉर लूप, और आप इसके सारे सेक्शन ओमिट कर दोगे, कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। और लूप ले लिया हमने यहाँ पे, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे आउट सी आउट। तो ये जो बॉडी है ये इनफाइनाइट बॉडी रन होगी, इनफाइनाइट बॉडी एग्जीक्यूट। इनफाइनाइट बॉडी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये जो बॉडी इनफाइनाइटली क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भी सेक्शन आपने क्या किया, यहाँ पे ओमिट कर दिया, यहाँ पे omitted all section, all component in a for loop, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सारे कंपोनेंट भी ओमिट कर सकते हो, और ये फिर अभी इनफाइनाइट चलेगा, मतलब ये अभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये जो लूप है, अभी यहाँ पे हम जंपिंग स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट तो हमने देखा था कि वो जब भी वो ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर होगा तो जिस लूप के अंदर वो ब्रेक स्टेटमेंट है उस लूप को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है इसका मेन पर्पज है स्किप्स द रेस्ट ऑफ करंट लूप, द रेस्ट ऑफ करंट लूप इटरेशंस and jumps to the next iteration, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का मेन पर्पज ये होता है कि जो भी करंटली लूप चल रहा है उसको स्किप करना है और नए लूप की इटरेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, एग्जाम्पल ही ले लेंगे हम डायरेक्टली, ओके। तो यहाँ पे हम लूप ले लेंगे फॉर इंटीजर x इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x प्लस प्लस, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा है तभी हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करना है, जैसे 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 टर्म लूप घूमने वाला है, लेकिन हमें मान लो 3 के आगे के ही नंबर प्रिंट करने, 3 4 5, तो आउटपुट हमें 3 4 5 ही चाहिए, 1 2 को स्किप करना है, ठीक है। तो ये जो लूप है, अब इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखा जाएगा, इफ x लेस देन 3 है तो यहाँ पे कंटिन्यू, सेमीकोलन, अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर सी आउट, x की वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे एंड एल, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये अभी हमारा लूप हो चुका है। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा अभी देखेंगे। लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 5 है एंड लाइन नंबर 6 है। ओके, अभी 6 लाइन का प्रोग्राम है हमारा। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन है, ये रन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो x की वैल्यू कितनी आई, 1 है। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, x लेस देन 5 है, यस कंडीशन ट्रू है। जैसे भी कंडीशन ट्रू होती है वो लूप के अंदर चला जाएगा इफ के पास। अब इस इफ चेक करेगा, अगर x लेस देन 3 है क्या, यस, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो इफ ट्रू हो गया। तो यहाँ पे उसको क्या मिला, कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू मिला तो ये नीचे नहीं आएगा, ये डायरेक्टली लूप को यहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भेजने के बाद ये नीचे वाला उसने पूरा क्या कर दिया, स्किप कर दिया, आगे नहीं एग्जीक्यूट कर, डायरेक्टली उसने नेक्स्ट इटरेशन को भेज दिया। अब x प्लस प्लस हुआ, अभी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और जैसे भी x की वैल्यू 2 हो गई अभी, तो डायरेक्टली इसने फिर से कंडीशन चेक किया यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन चेक किया। अब 2 लेस देन 5 है, यस ट्रू। तो जैसे ट्रू हुआ तो लूप के अंदर आ गया यहाँ पे। अब इफ चेक हुआ कि 2 लेस देन 3 है क्या, यस। तो फिर से ये यहाँ पे आया और कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू आया उसने डायरेक्टली लूप को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास भेज दिया, नीचे उसको जाने नहीं दिया। फिर x की वैल्यू x से बढ़ गई, x इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इतना हो चुका है। फिर 3 होने के बाद यहाँ से फिर कंडीशन चेक की गई कि ये 3 है, लेस देन 5 है, यस कंडीशन ट्रू। और जैसे भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये कहाँ चला गया, लूप के बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर उसको इफ मिला है। अब यहाँ पे कंडीशन है 3 लेस देन 3, 3 है, 3 से छोटा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अब ये इसके नीचे आया और नीचे क्या प्रिंट किया उसने, x। अब x की करंट वैल्यू कितना है, 3, तो आपका आउटपुट आ गया यहाँ पे 3, ठीक है। नाउ यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से फिर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब x की कितना है, x की वैल्यू x से बड़ा है तो उसकी वैल्यू अभी 4 हो चुकी है। और जैसे ही 4 हुई फिर उसने कंडीशन चेक किया कि 4 लेस देन 5 है, यस। तो फिर से वो बॉडी में चला आया। अब फिर कंडीशन दिखता है कि x की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नीचे आया और सी आउट मिला उसको। सी आउट में क्या प्रिंट किया, x। तो x की करंट वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हमारा 4। राइट नाउ यहाँ से यहाँ पे आया। अब यहाँ से यहाँ पे आने के बाद फिर से ये लूप यहाँ से इंक्रीमेंट हो चुका है। अब x की वैल्यू x से बढ़ गई। अब x की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब 5 होने के बाद फिर यहाँ पे उसने कंडीशन चेक किया है। अब कंडीशन कितना है, x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। फिर ये बॉडी के अंदर चला गया। अब बॉडी के अंदर क्या है, x लेस देन 3, मतलब 5 लेस देन 3 है क्या, नहीं है, मतलब ये नीचे चला आया और नीचे उसको क्या मिला है, सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट में x प्रिंट किया है, इसकी करंट वैल्यू कितना है, 5, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 5। राइट नाउ अभी उसके बाद यहाँ से फिर कहाँ पे चला गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब x इक्वल टू कितना हुआ, 6। फिर उसने क्या किया, कंडीशन चेक किया। अब यहाँ पे 6 लेस देन 5 है क्या, नहीं है, मतलब फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होता है डायरेक्टली ये बाहर चला गया यहाँ पे, ठीक है। और आपका फाइनली आउटपुट क्या आ चुका है, 3 4 5, मतलब आपने शुरू से 1 से लेके 2 को स्किप कर दिया है। तो इस तरीके की जो भी फंक्शनलिटी आपको करनी होती है तो कंटिन्यू का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला रन हुआ, फिर यहाँ से कंडीशन चेक किया, सेकंड में कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो इसके अंदर आया, फिर यहाँ पे लूप
कंटिन्यू उसको मिला, फिर यहाँ से कंटिन्यू मिलने के बाद यहीं पे जंप किया और यहाँ पे थर्ड नंबर पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया और बेस ऑन दिस स्ट्रक्चर ये चलता रहा। अगर कंडीशन फॉल्स मिली उसको तो उसने इसको रन किया, तो कंडीशन अगर ट्रू है और कंडीशन फॉल्स है तो निचले वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये लूप, फॉर लूप कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है, ठीक है। अब फॉर लूप का यहाँ पे फ्लो चार्ट भी है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो फ्लो चार्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट भी लिख के देता हूँ फॉर लूप का, ठीक है। श्रावणी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो अभी इसका फ्लो चार्ट लिखेंगे हम। ओके, तो फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे हमारा लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लूप चेक करेगा कंडीशन, ठीक है। तो जैसे भी ओके, तो ये हमारा फॉर लूप है। यहाँ पे कंडीशन है, लूप की कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे लूप नीचे आएगा, बॉडी ऑफ लूप, लूप की बॉडी है, बॉडी ऑफ लूप, और फिर से ये जो बॉडी है इसकी इस तरीके से ये रन होगा, ठीक है। और जैसे भी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, एग्जिट एंड, ठीक है। तो ये है इसका फ्लो चार्ट। तो पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेगी लूप की, अगर लूप कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिर वापस वो कंडीशन चेक करेगा, जब तक ट्रू है बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जब कंडीशन उसको फॉल्स मिली तो यहाँ पे अगर कंडीशन यहाँ पे जितनी बार ट्रू है, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिली तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, बाहर निकल के जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका फ्लो चार्ट रन होगा, मतलब ये इस तरीके से आपका फ्लो रन होगा। Okay, Shravani, do you want to continue or stop right now? We can Can continue. continue? Okay, समझ में आएगा Yes सारी sir. चीजें? Yes sir. Where is Akshata? She's okay. So I no don't worry. know. She's out of meeting. Okay, no worry. Actually, she's not. But her topic will miss. Okay, so we will take the rest of the topic from tomorrow because she's not available right now. Yes sir. Okay. So this is yeah. So this Sure is sir. enough for Yes. today, and from tomorrow we will see the rest of the loop in a C++. Okay, and these are this video I have Yes. recorded, and you can watch again and again, and I will send this PDF and this will be the notes for you. Okay, so this is actually real notes, just you have to refer this content whatever I have written here, and just based on that prepare for the examination. Okay, you will pass, and definitely simultaneously keep practice, so then after that we will take the practical session. Okay, so I will show you how to code. Sure sir. Yes. Okay, okay, Shravani, Yes. thank you so much and good Yes. night.